अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अनसुनी द ट्रुथ अनहर्ड में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सीरीज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक कंप्लीशन किए थे। इस बीच में काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आई कि मैम आप सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात कर रही हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रही हैं, थोड़ा इसके बारे में तफसील बताएं। जबकि मेरी कोशिश थी कि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करूं, लेकिन क्योंकि ये इतने सारे लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई और इतने सारे लोगों को जानने की चाहत हुई, तो मैंने कहा कि नहीं, जब मैं बता ही रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से तफसीलात के साथ बताऊँ, ताकि लोगों को हर तरह के उनके जो मन में सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी तबके के हों, उनके सवालों का उनको मुतमीन जवाब मिल सके। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इनिशियल की, वो थी सीक्रेट सोसाइटी। और ये सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो आज से यू कैन से 1800 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, 1800 से ये सारी सीक्रेट सोसाइटी चलना शुरू हुई और ये बहुत ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चलती थी। कुछ लोग इसे चलाते थे और वो चलाने वाले ना कोई पार्लियामेंट्री होते थे, ना कोई बहुत बड़े पीएम और एमपी एमएलएस या किसी भी कंट्री बहुत बड़े नुमाइंदे नहीं होते थे, बल्कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, और वो भी सारी कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स नहीं, कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स मिलके ये सारी सीक्रेट सोसाइटी को चलाते थे। आज जो मैं 10 सोसाइटी के बारे में बात करने वाली हूँ, ये 10 सोसाइटी के बारे में जानने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, मेरे बताए बगैर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी सोसाइटी जिन लोगों के साथ लिंक्ड है वो कहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका क्या ओहदा है और वो किस ओहदे से क्या चीज़ की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आएगी। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बात में बताया था कि जो सीक्रेट सोसाइटी होती है वो सिर्फ आपके एमपी एमएलएज या प्राइम मिनिस्टर या इंडिया में प्रेसिडेंट या कोई भी कंट्री के कौन नुमाइंदे बनेंगे, कौन रूलिंग करेगा, कौन रूलिंग नहीं करेगा, किसको एसिनेशन करना है, किसको नहीं करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ वर्ल्ड वॉर कराना है, कहाँ नहीं कराना है, मतलब एक तरह से पूरे दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो भी चीज़ करना पड़ता है वो सारी चीज़ करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ होती कैसे है? सारी चीज़ होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें पावर चाहिए होता है एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग चाहिए होता है। अब जो इंसान या जो सोसाइटी ऑलरेडी ये डिसाइड कर रही है कि किसकी इकोनॉमी गिरेगी, किसकी नहीं गिरेगी, उसको क्या कभी कोई तरह की इकोनॉमिक का प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं बगल वाले के बारे में बोल दूं कि ये बगल वाला तो बहुत कमज़ोर है, ये तो आजकल में बिज़नेस छोड़ के फिर चला जाएगा, जो भी वहाँ पे जा रहे होंगे वो डेफिनेटली उसके बिज़नेस में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी मेरे तरफ से एक इंटीमेशन मिल गया है। भले ही वो बगल वाला बहुत ही ईमानदार हो और बहुत अच्छा काम करने वाला हो, लेकिन मेरी बोली हुई बात जो लोग मुझे सुनते हैं या जो लोग मुझे मानते हैं या जो लोग नहीं भी मुझे मान रहे हैं, जो मेरे मानने वाले के ज़रिए जिनके तक ये बातें पहुंची, वो कहीं ना कहीं ये बातों को अपनाएंगे। और अपनाने पे क्या होगा, वो बंदे की जो वैल्यू है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुरंत ख़त्म हो जाएंगी और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन डेफिनेटली कम होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। तो ऐसे ही इन लोग डिसाइड करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट बार भी दिया था। खैर, लेट स्टार्ट विद दी, इसमें 10 मेन को मैंने आज लिया है जो कि वर्ल्ड ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे। उसमें से एक सबसे पहले मैं बता रही हूँ, ऑर्डर ऑफ माल्टा। ठीक है, जिसको नाइट्स ऑफ माल्टा भी कहा जाता है। ये बेसिकली कैथोलिक लोग मिलके चलाते हैं। ठीक है, इसकी कंट्रोल जो होती है वो बेसिकली किस पे कंट्रोल होती है? इसकी कंट्रोल सारे मिलिट्री, नोबल नेचर बेस्ड जितनी भी काम होती है, ये सारी चीज़ की कंट्रोलिंग इनके ज़रिए होती थी। और ये वेटिकन सिटीज़ में थे और इसमें बहुत सारे लोग के एक्सक्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व थी। ठीक है, और सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, इसको बाद में बिजनेस, बैंकिंग, पॉलिटिक्स और सबसे बड़ी चीज़ यही सोसाइटी के ज़रिए CIA का भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहता था। और यही सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर आज भी CIA में इन्वॉल्व हैं। CIA का क्या काम होता है? वो जो वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा रिनाउंड है और वो सारे जगह की इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें करती हैं, तो डेफिनेट सा बात है जो सोसाइटी उसको लीड कर रही है, जिसके लोग उसको लीड कर रहे हैं, वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई
भी कंट्री या कोई भी इंडिविजुअल उस नेचर और उस पर्सन के बारे में जानेगा, उसको जानेगा। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी सो कॉल्ड किसी ज़किया के बारे में बात हो रही है, अब लोग या तो गूगल करेंगे ज़किया कौन है, या तो फिर अगर किसी को जान पहचान है ज़किया से उससे जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ज़किया बहुत सारी हैं। अब उस ज़किया में जो, या फॉर एग्जांपल एक ही ज़किया है, ठीक है। अब ये जो गूगल है, गूगल पे अब ये कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप विकिपीडिया ही ले लीजिए। अगर मैं किसी की अमेंडमेंट करूं, मुझे 3-4 उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स शो करना है कि ये जो मैं बोल रही हूँ इस बंदे के बारे में ये सच है, वो वहाँ पे मैं एडिट कर सकती हूँ। यानी कोई भी इंडिविजुअल जाके आपके हिस्ट्री को, आपके कल्चर्स को या विकिपीडिया को एडिट कर सकता है विद गुड वैल्यूबल इन लिंक्स एंड सपोर्ट्स। तो कोई भी अगर चाहेगा, और ख़ास तौर से जो ये चाहेगा कि ज़ाकिया को बदनाम करना है या उसको कमज़ोर दिखाना है या कुछ गलत दिखाना है, तो वो क्या करेगा, ईज़िली जाके वहाँ पे एडिट कर सकता है। और इसके लिए बड़ी उसके लिए आसानी है, क्योंकि जो ऑलरेडी गूगल चला रहे हैं या जो ऑलरेडी इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अगर ये चीज़ें चाहे तो उनके लिए कहाँ दिक्कत है। तो उसी तरह से CIA के काफ़ी सारे मेंबर्स जो है वो माल्टा डिवीज़न से ही निकले हुए होते हैं, ठीक है। और इसकी ये काफ़ी सारे एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। इन सेंस जैसे आप WHO काफ़ी सारे एड्स प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से ये भी काफ़ी सारे एड्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी एड्स प्रोवाइडिंग के लिए ऑलरेडी इनके साथ ज्वाइंट है, बैंकिंग भी ज्वाइंट है, पॉलिटिशियंस भी ज्वाइंट हैं और बिजनेस भी ज्वाइंट है। अब मान लीजिए कि कोई तरह की किसी कंट्री को एड्स चाहिए या उसको किसी तरह का भी हेल्प चाहिए, इकोनॉमिकली हो या कुछ भी हो, तो ये उस कंट्री को अगर किसी तरह का सपोर्ट देंगे तो उस बिजनेसमैन के फाइनेंस से देंगे। और उस बिजनेसमैन कोई भी चीज़ में फाइनेंस तब तक नहीं करेगा जब तक उसका पर्सनल कोई उसका पर्सनल मोटिव उससे सॉर्ट नहीं होता होगा। डेफिनेट सा बात है, ये बिल्कुल ही कॉमन सी बात है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी एग्जीक्यूशन जो होती है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इधर उधर नहीं, इवन वाइट हाउस के अंदर की एग्जीक्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व है इन लोगों के ज़रिए। उसके बाद जो दूसरा आता है, जो दूसरा बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन हाँ फिर भी बहुत अहमियत रखता है, उसका नाम क्लब दी बेर्ने है। उसका मेन फील्ड जो था वो IA है। IA का मतलब होता है इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, अब एक तो आपने समझ लिया कि CIA इन्वॉल्व है माल्टा के ज़रिए। CIA के काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी उस माल्टा सोसाइटी के ज़रिए हमें लीड कर रहे थे। नौ जो दूसरा है वो उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन या आप बोलिए है इंटेलिजेंस एजेंसी बना रखी थी, जो कि 27 स्टेट्स ऑफ यूरोपियन के 27 स्टेट्स, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, इज़राइल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA सब में फैले हुए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली एंड सीक्रेटली काम करते हैं। ये इतने ज़्यादा साइलेंटली और सीक्रेटली काम करते हैं कि इनकी कोई ऐसी बात ही होगी जो समाज के किसी भी ओहदेदार को या किसी भी बंदे को पता होगी, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि कोई भी नॉलेज पाने के लिए हमें उसे स्टडी करना होता है, उसके बारे में जानना होता है, उसके बारे में किसी ने आर्टिकल्स लिखी होती है, किसी ने कहीं पे उसके बारे में कमेंट्स या नोट्स लिखी होती है किसी वैल्यूबल सोर्सेस के थ्रू। लेकिन इनके बारे में कोई भी सोर्सिंग के थ्रू हमें कुछ जानने को नहीं मिलता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस एजेंसी चलाते हैं। और डेफिनेटली जो खुद ही एजेंसी चला रहे हैं उनको इतनी पता है कि मेरे पास अगर कोई निगरानी कर रहा है तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। और ये इनकी नाम ही है सीक्रेट सोसाइटी। तो डेफिनेटली इन लोग का काम बहुत ही चुपचाप से होता था। लेकिन ऐसा कौन दुनिया का काम है जो बिल्कुल ही साइलेंट, क्योंकि जहाँ पे आप इतना डेमोक्रेसी, इतना सेकुलरिज्म, इतना इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसी कौन सी सोसाइटी में क्या चल रहा है जिसको आम लोगों से छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये आप लोग सोचिए। थर्ड है स्कल एंड बोन्स। स्कल एंड बोन्स सबसे ज़्यादा एलिट सोसाइटी से बना है। इस सोसाइटी के बहुत सारे लोग US के लोग हैं। इन ज़्यादातर US के लोगों ने ही इस सोसाइटी को बनाया है। ये इवन इट इज़ कॉल्ड ब्रदरहुड ऑफ डेथ्स।
मतलब स्कल एंड बोन्स ब्रदरहुड ऑफ डेथ्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत ही ज़्यादा एलीट लोग चलाते हैं, यानी अगेन बहुत ही हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और उसका दूसरा नाम उन्होंने ब्रदरहुड ऑफ डेथ्स रखा है। एंड वाई दिस इज़, और ये यूनिवर्सिटी येल ये सोसाइटी जो है ये येल यूनिवर्सिटी के ज़रिए 1832 में फॉर्म्ड हुई थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मतलब डेफिनेटली वो जनरेशन नहीं रहे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी भी बहुत सारे जगह कारगर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो सोसाइटी के ज़रिए 46 यूएस प्रेसिडेंट्स, इनमें से बहुत सारे जो येले यूनिवर्सिटी से आए, जैसे कि अपने पावर में आए, ये सारे येले यूनिवर्सिटी से निकलते हुए जितने भी प्रेसिडेंसी बनी है आज में, उसमें जूनियर एंड जॉर्ज बुश सीनियर, इसके अलावा इनके जितने भी नुमाइंदे हैं वो या तो फिर बहुत ही हाई रैंकिंग पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, पावरफुल पोजीशन पे हैं, या तो फिर वो किसी फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही हाई लेवल पोजीशन पे हैं। यानी ये सोसाइटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करती है सारी पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल केसेस को। उसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पे आता है ग्रुप, जिसको सीक्रेट सोसाइटी आप कह सकते हैं, वुमेन ग्रुप कहलाता है। ये कैलिफोर्निया और सोनामी कंट्री में फाउंड हुआ था 1872 में। इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस इंटरटेनमेंट के ज़रिए किस तरह से, जिसको मैंने अपनी पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो भी सीक्रेट सोसाइटी होती है, अगर आप सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिशियन और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ चुनिंदा लोग इस चीज़ को फैला रहे हैं, तो नहीं। सबसे पहला जो हमला होता है वो आपके इंटरटेनमेंट के ज़रिए आपके दिमाग में बैठाया जाता है, फिर आप वो चीज़ के आदी हो जाते हैं और वो चीज़ आपके लिए बड़ी ही आसान दिखने लगती है, और आपको उसके लिए कोई भी तरह की एक बोलते हैं ना कि ये नहीं रहता कि अरे ये हो रहा है होने दो, बढ़ रहा है बढ़ने दो, क्या है वो तो होगा ही, मर रहे हैं मरने दो, अरे बाहर आ गया आने दो। लेकिन क्यों आया, कैसे रोकना है, कैसे हेल्प करना है, ये जो आपकी सोच समझ की शक्ति होती है ना, वो इन सारी चीज़ों के साथ देख देख के वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, मध्यम हो जाती है। तो इसी तरह का एक एग्ज़ाम्पल है ये ग्रुप जो कि फॉर्म किया गया था सारे जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। नाउ यू सी, जर्नलिस्ट के बारे में आज गोदी मीडिया इतना हंगामा हो रहा है। ये जर्नलिस्ट का जो ट्रेंड है ये 1872 से कैलिफोर्निया से चला आ रहा है, ये आज का चीज़ नहीं है। यानी बहुत सारे लेखक, बहुत सारे जो आवाज़ उठाने वाली आवाज़ होती है वो दूसरों की आवाज़ में मिल के आपके मन में गलत चीज़ों को डालने का कारगर काम शुरू से करती आ रही है। ये आज की चीज़ें नहीं हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। आप बिग बॉस सभी लोग देखते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग देखते हैं, मैं कभी नहीं देखती हूँ। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीवी, मेरे घर में टीवी है ही नहीं। मैंने टीवी ऑलमोस्ट 2012 में हटा दिया था, 12 नहीं, यू कैन से 13 में हटा दिया था, और 2013 के बाद से मेरे घर में जो भी चीज़ है वो कभी हम लोग को इंटरेस्ट आया तो वी सिट एंड वॉच ऑन लैपटॉप, बट आई हैव नेवर केप्ट टीवी नाम की चीज़ मेरे पास नहीं है, और मैं उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखती हूँ कि वो हो। आजकल ऐसे भी इंटरनेट का ज़माना है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो आप देख लेते हैं, लेकिन वो सास बहू और ये वो या किसी भी तरह की कहानियाँ या किसी भी चीज़ में मेरी पर्सनल कभी इंटरेस्ट नहीं रही, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपकी जो लाइफ की स्टोरी है वो किसी भी कार्टून या किसी भी सीरियल या किसी भी स्टोरी या किसी भी फिल्मी ड्रामा से कहीं बढ़कर है। बस उसे कैसे चलाना है, कैसे उसको एडिट करना है, कैसे उसे डायरेक्ट करना है, कैसे उसे प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ की सब दारोमदार आपके ऊपर है। फ़र्क यही है, और उसको किसी और को देखने लायक बनाना है तो अपने आप को उस आइडल में लाना होगा कि लोग आपको देखें और उस चीज़ को समझें और अपनाने की इच्छा रखें। तो खैर ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग सब बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस में एक आई बनी रहती है,
ये आई का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मोमिन है, जो मुस्लिम है, वो मेरा इशारा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं बता दूं कि यहूद व नसारा की तरफ से जो चीज़ आने वाली है, चाहे वो दज्जाली चीज़ हो या कुछ भी हो, उसकी तीसरी आँख, एक आँख और नुमाइंदे के तौर पे हर जगह जो भी इस तरह के लाइव टेलीकास्ट या अपने आप को दिखाने की चीज़ें हो रही है कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, 2 कमरे के अंदर लोग मिल के रह रहे हैं, किस तरह से बेहूदगी दिखाई जा रही है। खैर ये तो सिर्फ टीवी सीरियल्स को आप नहीं बोल सकते, हर तरह की फिल्म हो, चाहे हर तरह की चीज़ें हों, और इसकी ज़िम्मेदार कौन है? मेरा कहना है अगर कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे उतरती है तो वो क्यों उतरती है? बिकॉज उसके ख़रीदार हैं समाज में। जब ये ख़रीदारी बंद होगी तो अपने आप ही ये सारे बाज़ार बंद हो जाएंगे, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब हमारे मर्द इस कैटेगरी के इतने ज़्यादा ईमान और पुख्ता दिल वाले हो जाएं, और पुख्ता ईमान वाले और पुख्ता कैरेक्टर वाले हो जाएं, जो कि सेकेंड टू इम्पॉसिबल दिखता है आज के टाइम में, चाहे वो मोमिन हो, मुसलमान हो, चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, सभी के लिए। बिकॉज सबसे पहला तो जो FB पे देख के मुझे ये कहते हैं कि आप अच्छी लग रही हैं, वहाँ पे उनको समझना चाहिए कि मैं अगर आपके बीच आ रही हूँ तो मैं अपने ख्याल को, अपने चीज़ों को आपके बीच में रख रही हूँ, ना कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी खूबसूरती के बारे में आपसे सुनने के लिए आ रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये नज़र रखते हैं तो आप मोमिन तो हो नहीं सकते, क्योंकि मोमिन का सिलसिला है कि आप बातें सुने, आप उस चीज़ को समझें कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, उस चीज़ के तवज्जो को समझें, उस चीज़ की महत्व को समझें जो वो बयान कर रहा है, ना कि उसके पर्सनालिटी पे जाएं और उसके ऊपर तवज्जो दें। लेकिन आज टिकटॉक हो, चाहे कोई भी तरह की साइट्स हो, या कोई भी तरह की इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं जिसमें लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो के अपने वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो मोमिन इंसान हो, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, क्यों कर रहे हैं? पहला रीज़न कि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास इंटरटेनमेंट में दिखाया जा रहा है कि हाँ यू कैन ईजिली डू दिस, यू कैन डू दैट। वेस्टर्न कल्चर्स में तो कुछ दिन बाद होगा कि न्यूडिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भी आपके कल्चर में आएगा। क्योंकि ये सब देखिए, कोई भी चीज़ को, पहलू को समझने की 4 तरीके हैं। एक तो जो आपके प्रेजेंट सराउंडिंग में, सिचुएशन में चल रहा है वो, दूसरा जो हो इस्लामिक कुरान में लिखा है वो, तीसरा साइंटिफिक रीज़न, और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास्ट में क्या किया है और फ्यूचर में क्या आने वाला है, इस सारी चीज़ को स्टडी करना। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं पास्ट एंड फ्यूचर को मिला के स्टडी कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा जो है वो आज से नहीं, सीक्रेट सोसाइटी कितने पहले से आ रही है, और उनके एजेंडे इसमें कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे तरीके से ये सोसाइटीज़ बटी हुई थी और फैली हुई थी और आपके ऊपर हावी थी, है और रहेगी। मेरे बोलने के बावजूद आप इसमें रहेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ही बड़ा पुख्ता ईमान और कंट्रोल अपने ऊपर, अपने नफ्सी के ऊपर कंट्रोल करना आना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ें से बच सकेंगे। और आप अगर नहीं बचेंगे, आप आज 2 रकात नमाज अगर फजर का पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको वो हिदायत दी, कल को आप ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे कभी आपको देख के ये चीज़ नहीं सीखेंगे और उनको फिर सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि खैर हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में, अगर वो चाहे तो गुमराह को, नॉन मुस्लिम्स को हिदायत दे देते हैं, जिनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है, एथिस्ट को हिदायत दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो आपके सराउंडिंग से लोग सीखते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी अपने एंटरटेनमेंट के ज़रिए अडाप्ट करते हैं, उसी तरह से आपके बच्चे भी आपकी हर एक चीज़ जो ईजी एंड अच्छी होती है उसको अडाप्ट करते हैं। अच्छा का डेफिनेशन उनके सेंस में क्या है वो आपको समझना होगा। उनके सेंस में अच्छे का डेफिनेशन होता है जो उनके लिए ईजी हो कैरिंग, जिससे उनको समाज में 2 वाहवाही मिल सके, ना कि ये अरे यार ये क्या कर रहे हो या ये क्या पहन रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांगली अपने अंदर आप ब्रिंगिंग करनी पड़ेगी, तभी आपके अपकमिंग जनरेशन में होगा। एनीवे, मेरे इतने सारे बात करने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये जो ग्लोबल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरटेनमेंट और के ज़रिए फैलाना, इसमें बाद में कुछ बिजनेसमैन्स को भी, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन्स तो हर जगह इन्वॉल्व होंगे ही, क्योंकि फाइनेंसिंग तो बेसिकली बिजनेसमैन ही करते हैं। तो जिस तरह से ये बिग बॉस चल रहा है, इसके पीछे भी एक आई है, और ये आई के ज़रिए आपको क्या दिखा रहा है? आपको दिखा रहा है कि एक कमरे में आपको कुछ पैसे के, कुछ जीत के, कुछ प्राइज़ के लालच में मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। आप कहाँ पे बैठ रहे हैं मैं देख सकता हूँ, और आपको दिखाना है।
मैं जब आपको खेलने बोल रहा हूँ तो आप खेल रहे हैं और आपको खेल दिखाना है, और वो भी कंपटीशन में दिखाना है। अगर उस खेल के दौरान आपको किसी को चांटे भी मारने हैं तो आपको मारना है, बिकॉज मैंने आपको कहा। फॉर इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल आप स्क्विड गेम ले सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और बहुत ज़्यादा नाम कमा रही है, और लोग किस तरह से उसमें मरते हैं और मारे जाते हैं, और किस तरह से इनसेंसिटिविटी बढ़ चुकी है कि आपके सामने कोई मर रहा है या मारा जा रहा है तो आपको उसका असर ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? एक तो आपको लालच, दूसरा आपको अपनी ज़िंदगी को बचाने की ललक। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ जो है ना लालच से रिलेटेड है, क्योंकि आप जब हद से ज़्यादा लालच और अपने आप पे, अपने दीन और इस्लाम पे और अपने चीज़ों पे यकीन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे किसी पे निर्भर होंगे। आप सोचेंगे मैं कैसे कमा लूँ, यार बंदा कहाँ कमाता है, नौजुबिल्ला, तुम्हारी या मेरी हैसियत क्या है कि हम लोग कुछ भी कमा सकें। वो देने वाला है, वो जितना उसने किस्मत में लिखा है उतना मिल जाएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी कहावत है जिसको मैं पेश करूँगी। ये एक फ़कीर था, वो बेचारा सुबह से शाम तक भीख मांगता था तो उसको आधी रोटी मिलती थी। वो बहुत परेशान हो गया, तो जबरील व अमीन नीचे आए तो उन्होंने, उस फ़कीर ने कहा, जबरील आप सिर्फ अल्लाह से इतनी अर्ज़ कर दें कि मुझे ये आधी रोटी खाना मंजूर नहीं, आप मेरी ज़िंदगी की जितनी भी रोटी है वो सारा चीज़ आप मुझे दे दें। तो अल्लाह के पास उन्होंने पैगाम उसका पहुँचाया। उन्होंने कहा कि नहीं ये मुश्किल है, वरना वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो फिर वो आके उसे बताए, बोला कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भले ही भूखे रह जाऊंगा, ये कर लूँगा, लेकिन मुझे एक दिन भर पेट खाना है। तो अल्लाह पाक ने है, जब वो सुबह नेक्स्ट डे उठा तो वो निकला ही था भीख मांगने, तो अचानक से एक वहाँ पे बगल में किसी की मैयत हुई थी। तो उन लोगों ने परेशान थे कि फ़कीर कहाँ ढूंढें। इसे देखा तो उसे बुला के पूरी बोरी की बोरी अनाज दे दी, कहा कि ये ले जाओ और तुम अपने पका के खा लेना। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने वो बोरी का अनाज लाया और सारे को पका दिया, और जितने भी उसके अगल बगल में जितने भी फ़कीर थे, जितने भी गरीब लोग थे, सबको बुला के खिलाया। और फिर जब सब लोग खा लिए तो उसके पास फिर वही वो आधी रोटी के हिसाब से खाना बचा। इसी तरह से फिर दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी उसने वही किया। दूसरे दिन भी कहीं मैयत थी, कहीं कभी शादी थी, कहीं कुछ था, इसके बहाने से उसे रेगुलर मिलता रहा। जब जबरील व अमीन नीचे आए, उन्होंने देखा अरे इसके घर में तो भंडारा लगा है, इतनी बड़ी भीड़ लगी। उससे जाके पूछा ये माजरा क्या है। उसने बोला आपने तो कहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी तो बस इतनी ही सी रिक्स है, देखिए मैं तो अभी तक माशाल्लाह ज़िंदा भी हूँ और खा भी रहा हूँ और खिला भी रहा हूँ। बड़ी हैरत में थे जबरील अलैहिस्सलाम। वो ऊपर गए अल्लाह की बारगाह में, उन्होंने उससे अल्लाह से दरियाफ़्त किया। अल्लाह ने कहा कि देखो ये माजरा ये है कि जब उसको मैंने देनी तो आधी ही रोटी थी, पर बंदा बड़ा समझदार है, उसने पका दिया, सबको खिला दिया। उसने आज भी आधी खाई, कल भी आधी खाई, यानी वो अपनी किस्मत का जितना है उतना ही खा रहा है और दूसरे की किस्मत के लिए कमा रहा है। तो आपकी किस्मत में जितना है ना वो आपको ही मिलेगा, चाहे वो आपकी किस्मत में आधी मिली नहीं है तो आधी ही मिलेगी। आप 100 भी कमाइएगा तो उसका 100 का 99 निकल जाएगा, आपके पास वही आधी आएगी। और अगर आप को एक मिलनी है तो आपको एक मिलेगी, या 99 मिलनी है तो 99 मिलेगी। एनीवे, तो ये सारी चीज़ें जो है, मास्टर शेफ़ हो, इंडियन आइडल हो, या आपका कोई भी तरह की चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस तरफ ही दिखाती है कि किस तरह इंसान को इंटरटेनमेंट के ज़रिए सिखाया जा रहा है, प्लस उसे कंट्रोल भी अब किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सारे गेम्स भी, जो बच्चों के हैं गेम्स होते हैं, जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं, जो बड़े भी बड़े मज़े से खेलते हैं, उसमें क्या होता है अल्टीमेटली सिर्फ उसमें फायरिंग दिखाया जाता है, एक पोजीशन पे एक टारगेट्स को दिखाया जाता है कि ये टारगेट है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह, मार दो। अब दूसरा बंदा क्या है क्या नहीं है, क्या उसकी कंडीशन है, उस पर कोई ध्यान नहीं होता है। तो बंदे जब मारते हैं तो इनसेंसिटिविटी आपकी बढ़ती है, क्योंकि आप किसी के खून को, भले ही वो आप पिक्चराइज देख रहे हैं या भले ही आप इट्स अ गेम बोल के खेल रहे हैं, बट दैट विल कम इनटू, दैट विल इंटर इन योर माइंड, एंड माइंड का जो गेम है ना वो आपसे और किसी और से परे है। इवन साइंस उसको समझने में अभी काफ़ी टाइम लगाएगा, क्योंकि ये सारी कंट्रोलिंग अल्लाह के ज़रिए, और अल्लाह ने शैतान को छूट दी हुई है, तो शैतान के हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके मेंबर अगेन इस
ग्रुप के भी मेंबर जॉर्ज बुश सीनियर एंड जूनियर थे। अब बताइए, इंटरटेनमेंट के जहाँ जर्नलिस्ट हैं, इंटरटेनमेंट के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, उस ग्रुप में जॉर्ज बुश 1 का, जॉर्ज बुश 2 का यानी जूनियर और सीनियर जॉर्ज बुश का, या टोनी ब्लेयर का, रिचर्ड नैक्सन का क्या काम? ये सारे लोग इस ग्रुप के मेंबर रहे हैं। और ये सारे ग्रुप के मेंबर, सिर्फ ये तो वो नाम है जो हम लोग के सामने हैं, बाकी और सैकड़ों नाम हैं जो इस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा, ये ग्रुप आप याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रुप वो ग्रुप है जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आपके पास में रिपीट होने वाला है, द बोहेमियन ग्रुप। ओके, ये ग्रुप परफॉर्म करता था रिचुअल्स। किस तरह के रिचुअल्स? एक ऐसी रिचुअल्स जिसमें ये लोग एक ढांचे को पूजा करके उसे जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। यस, और इसका खुलासा बज़ाब्ते एक जर्नलिस्ट ने कर दिया था, जो कि उसी ग्रुप के मेंबर्स के साथ उनके वेशभूषा में चले गए थे बाद में, जिनको सीक्रेटली उनका डेथ हो गया, और इनकी ये जो पब्लिकेशन है उसको भी बाद में डिलीट कर दिया गया हर जगह से। जैसे मैंने बोला ना, गूगल पे कंट्रोल। सो यू नेवर नो कि आपको हिस्ट्री में अकबर ने क्या किया, अकबर का बेटा कौन था, ये सब कब बदल जाएगा और आपके पीछे जाने वाले जनरेशन को बताने के लिए कोई नहीं रहे और सारी बुक्स हटा दी जाए, तो आप कैसे बताइएगा, या आपके आने जनरेशन कैसे समझेगी? फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बाइबल और तौरात, इसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई है। ये कुरान क्यों है इतनी ज़्यादा अहमियत है? माशाल्लाह, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद रखी है, और इसकी बोल चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में हो एक जैसी है, इसकी बोल में कोई भी तब्दीली नहीं आई। जबकि बाइबल में और तौरात में या इंजील में ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया, लोगों ने अपने चीज़ों को ऐड करने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए वो चीज़ों को बदलाव कर दिया, जिसके वजह से वो होली बुक होते हुए भी दैट प्योरिटी इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। जो असली तौरात है उसमें भी मुसलमानों के बारे में जिक्र है, जो असली बाइबल है उसमें भी मुसलमानों के बारे में जिक्र है। कहीं पे भी किसी भी बुक में, किसी भी होली बुक में मुसलमानों के अलावा ईसाइयत या यहूदियत या जूइश के बारे में जिक्र नहीं है। इज़राइली बोला गया है, यहूदा नसारा बोला गया है, लेकिन रिलीजन नहीं, वो ट्राइब के नाम को बोला गया है। एनीवे, आई विल नॉट गो दैट फार इन दिस, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जो मेन यहाँ बताना है, तो ये लोग मसीह को एक्चुअली बुलाने की कोशिश में एक पूजा करते हैं जो बहुत ही सीक्रेटली होता है था, जिसमें एक जर्नलिस्ट बेचारा बाय चांस चला गया, जिसने बाद में पब्लिश भी की, लोब भी हो गया, और उसकी पब्लिकेशन को दबा भी दिया गया। और ये जो मसीह का एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया वो कुछ तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं उसे, अरे ड्रैकुलस का जो वो कॉफिन पहना हुआ होता है स्ट्रक्चर, उस तरह के मतलब ब्लैकिश में पूरा अग्नि जला के पूजा करने की कोशिश और उसको ज़िंदा करने की नौजुबिल्ला कोशिश में ये लोग लगे रहते हैं। और ये हर हमेशा होता है, और जब से ये फ्लैश हुआ न्यूज़, उसके बाद से इनकी सिक्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ा दी गई कि वो पूरे एरिया में हाई लेवल गार्डिंग होती है, निगरानी होती है कि वहाँ अब परिंदा तक नहीं जा सकता जब ये लोग मीटिंग करते हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि यूएस में जो जॉर्ज बुश हैं, जूनियर या सीनियर रहे, वो लोग ये सारे चीज़ में इन्वॉल्व हैं, एंड ये चीज़ें डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी की तरफ तो नहीं इशारा करती ना। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ये सीक्रेट सोसाइटी का देने के लिए अभी की प्रेजेंट सिचुएशन जो कि सोमालिया में चल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरह से आगजनी एंड एजिटेशंस एंड मोबिलाइज करके चल रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पब्लिक उतर चुकी है। रीज़न क्या है कि सोमालियन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं बहुत ज़्यादा चाइना से, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसी नॉर्म्स को ला रहे हैं जो ताइवान को मर्जिंग में विद चाइना हेल्पफुल रहेगी, जिसके अगेंस्ट में हैं, और वहाँ की पब्लिक उतर चुकी है। इवन वहाँ के
एक मिनिस्टर ने ओपन मीटिंग में, ओपन इंटरव्यू में ये बताया कि उनको किस तरह से चाइना गवर्नमेंट के बड़े है अहदेदार ने किस तरह से ब्राइब करने की कोशिश की, और जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो ही हैज़ टू पे बिग प्राइस फॉर इट, इन द सेंस कि उनको गवर्नमेंट और प्लस चाइना किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ क्राइसिस. This is just a one example. Okay, this is just one example. There is hundred example which can prove how the secret society is working all over in universe, and what their agenda is, how by hook or crook they are trying to get it done. दूर क्यों जाएं. फॉर एग्जांपल आप सऊदी ले लीजिए. सऊदी अरब में है नौजुबिल्ला 2 साल से कोई हज नहीं हुआ है, लेकिन अभी के टाइम में इस कोविड में जहाँ पे हज को रोक दिया गया और बाकी सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, वहाँ पे ही ये कॉन्सर्ट चल रहा है जो कि 5 मंथ्स तक चलेगा, और उस कॉन्सर्ट में हर तरह की बेहूदगी हो रही है, हर तरह की बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं क़यामत के आसारों में से एक है. खैर, इसके ऊपर हम तफसीलात से बात बाद में करेंगे. लेकिन ये क्या है? दे आर इन्फ्लुएंस्ड वेदर बाई इकनॉमी, वेदर बाई वेस्टर्न कल्चर, बट वेस्टर्न कल्चर इज़ नॉट ओनली द रीज़न. एक्चुअल में सऊदी क्यों इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो के उन लोगों को करने दे रहे हैं, या कुछ भी वेस्टर्नाइज तरीके से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे बिलीव कि कहीं ना कहीं ऑयल की जो उनकी मापदा है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा शोहरत और दौलत कमा रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, एंड देन दे विल बी नथिंग फ्रॉम विच देयर कंट्री कैन गेन, बट दे हैव फॉरगॉटन. देने वाला अल्लाह है. उन्होंने और जो लिखा है वो होके रहेगा. अल्लाह ने ऑलरेडी लिखा है कि एक टाइम आएगा जब वहाँ पे जितनी भी इज़्ज़त और शोहरत और दौलत है उसके जस्ट अपोजिट होगी, और वो वक्त के नज़ारे सामने आ रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये कुछ पाने की कोशिश में और ज़्यादा गलत करने के आगे बढ़ चुके हैं. तो इन लोगों का मेन मोटिव ये हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हम अगर वहाँ पे बंदिशें रखेंगे, इस्लामिक नॉर्म्स रखेंगे, इस्लामिक कल्चर्स और कंडीशंस रखेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएंगे. और इसी वजह से वो लोग इस वेस्टर्नाइज सिस्टम में ज़्यादा अडेप्ट करने पे चले गए. इवन किंग सलमान जो है, उन्होंने अनाउंस किया कि इन 1979 के पहले सऊदी अरब, जो कि इस्लामिक कल्चर होते हुए भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज था, वहाँ पे उतना ज़्यादा इस्लामिक कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी. लेकिन क्योंकि 1979 में एक हमला हुआ जो कि मक्का पे हुआ, और क्योंकि कुरान में और हदीस में लिखा है कि मक्का पे हमला होगा बिफोर द क़यामा, तो उन लोगों ने दे टुक इट एज अ क़यामा इंटेंशन, और उन लोगों ने कम्प्लीटली इससे डाइवर्ट कर दिया इस्लामिक कल्चर की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा उस पर तवज्जो देने लगे. बट नाउ ही इज़ सेइंग कि वी आर नॉट दैट सऊदी, और हम लोग वो कल्चर में वापस जा रहे हैं जो कल्चर में हम 1979 से पहले थे. इनफैक्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारा रहेगा. तो ये सारी बातें जो है, ये है माइंड वॉश बोलिए, इन्फ्लुएंस करना बोलिए, या कुछ लालच दिखा के कुछ करवाना बोलिए. दिस ऑल इज़ द एजेंडा ऑफ सीक्रेट सोसाइटी. और ये तो मैंने सिर्फ 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. आप फॉर एग्जांपल अपनी ही कंट्री को ले लीजिए कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज करके हर चीज़ को सेल करना. कौन खरीद रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आस्ते आस्ते चीज़ें सेल हो रही है? फॉर एग्जाम्पल आप अंबानी ही को ले लीजिए. उनके फादर ने किस तरह से शोहरत कमाई थी. वी नो दैट इट वॉज नॉट एट all a halal way, it was not the rightest way to earn thing, but now he is leading, he is one of the richest person. So क्या वो रिचेस्ट पर्सन अकेले हैं, पूरे चीज़ों को ख़रीद रहा है, उसके पीछे किसी की हाथ नहीं है या किसी का दिमाग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. उसके भी पीछे बहुत लोग हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे दिमाग चल रहे हैं, जिसके ज़रिए से हर चीज़ को एक्योर किया जा रहा है. जो चीज़ को एक चाहे वो मैंने बोला था ना, मिशनरीज, लैंड क्यों? क्योंकि लैंड से ही आपको, लैंड की तरफ हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो क्या है? क्योंकि लैंड से ही सारी रिसोर्सेज होती है, सारे तरह की हमें मिनरल्स एंड सारे तरह की ही, फॉर एग्जांपल ऑयल और हर एक चीज़ हमें लैंड से ही मिलती है. तो डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज को पाने के लिए लैंड को एक्योर करना ज़रूरी है. तो ये कैसे होगा? जब तक कुछ बिकेगा नहीं, बेचना नहीं कंट्री शुरू करेंगी, तब तक ये सारी चीज़ नहीं होगी. और फॉर एग्जांपल आप सोमालिया ही ले लीजिए. एक छोटी छोटी आइलैंड्स है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है. उस पर चाइना ने किस तरह से अपना कब्जा जमा के, चाइना ही के रीज़न से हो, तैवान के रीज़न से हो, बट वो कब्जा जमा के उस पर एक तरह से अपने आप को हावी कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्यों चाइना तैवान के पीछे पड़ा है? वाई कांट ही लेट तैवान टू बी इंडिपेंडेंट एंड सर्वाइव? Because he has a plan. Not just China, there is so many big countries who have big plan.
डेफ़िनेटली मंगोलियंस जो थे उन्होंने है आधी दुनिया पे काबिज़ किया, उसी तरह से फ्रांसीसी, उसी तरह से रशियंस, उसी तरह से ऑटोमन एम्पायर और भी बहुत सारे लोग या आप बोल सकते हैं कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली ही आधी कंट्रीज़ पे आधी दुनिया पे राज करने की कोशिश की और कहीं न कहीं ये जो उनकी दिमाग की लालसा है, वो भी बहुत कारगर रह रही है सीक्रेट सोसाइटी और वन नेशन थ्योरी के पीछे। अभी के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। खैर मकदम। अल्लाह